नमस्कार मंत्री जी डायरेक्ट हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्र की सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं और इन 3 सालों में कुछ मोर्चों पर इस सरकार ने बहुत निर्णायक कदम उठाए हैं जिसके असर जो हैं वो साफ तौर पे दिखने लगे हैं। एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर इस सरकार की उपलब्धियां बेहतरीन है और वो एक क्षेत्र है ऊर्जा का क्षेत्र। आपको याद होगा जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से बिजली की कटौती और देश के कई गांव, हजारों गांव ऐसे थे जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2014 में जब ये सरकार आई तब उस वक्त करीब करीब इस देश के 18,500 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली पहुंची नहीं थी। लेकिन आज पिछले 3 सालों में कह सकते हैं कि करीब करीब 14,000 गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली पहुंच चुकी है। हर साल ये बात होती थी कि जून से लेकर अप्रैल से लेकर जून तक का महीना ऐसा होता था कि जबकि देश में बिजली की भारी किल्लत होती थी। लेकिन आजादी के बाद ये शायद पहला ऐसा साल होगा जब इन महीनों में बिजली की किल्लत देश में नहीं है बल्कि बिजली सरप्लस में है। तो आज हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मोदी सरकार के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी हमसे बात करने के लिए। पीयूष जी 3 साल हुए और करीब करीब 1000 दिन हो गए। देखते ही देखते इतना समय बीत गया और जब आप मंत्री बने थे तो कुछ टारगेट आपने सेट किए थे, कैसे देखते हैं 1000 साल? वास्तव में हम तो पहली बार ही ऐसी जिम्मेदारी मिली थी, ऐसा मौका मिला था जनता की सेवा करने का। तो शायद ये कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था कि तीसरे वर्ष के अंत तक कहाँ पहुंचेगी। शुरू में तो जिस प्रकार की समस्याएं सामने आती थी, जो विरासत में हमें मिली थी, उसको देख के तो चुनौती बड़ी गंभीर भी लगती थी। लेकिन आज 3 वर्ष पूरे होने के बाद ये जरूर एक सेटिस्फैक्शन है कि कई मोर्चों पे आज देश में लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। लोगों को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बिजली की कमी होगी, देश में कोयले की कमी होगी। आज पर्यावरण के प्रति जो संवेदना माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिखाई है और उस पर काम किया है, उससे एक संतुष्टि होती है कि नवीकरणीय ऊर्जा या नए प्रकार के स्रोत ऊर्जा के देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। खनन क्षेत्र में आज ईमानदार नीलामी से खनन दिए जाएंगे, ये एक लगभग एस्टैब्लिश हो गया है और लाखों करोड़ का लाभ राज्य सरकारों को मिलेगा जिससे वो और ज्यादा अधिक सेवा कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि कुछ मात्रा में हमें आज ये संतुष्टि जरूर मिलती है कि गांव, गरीब, किसान जो वर्षों से वंचित रहे बिजली या एक सामान्य सुविधाओं से, उनके जीवन में जरूर परिवर्तन की लहर गूंज रही है। इससे हमें और उत्साह बढ़ता है कि अगले 2 वर्षों में और कैसे बड़े कदम उठाए जाएं जिससे इस देश में हर घर तक 24 घंटे बिजली, जो हमारा लक्ष्य 2022 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में रखा था, कैसे हम उसको और जल्दी से जल्दी जनता तक पहुंचाएं। अभी आप 2018 का लक्ष्य लेके चल रहे, दिसंबर 2018 में कि 24 घंटे बिजली हर जगह मिले। बहुत ज्यादा समय नहीं रहा, अब तो लग रहा है कि ये लक्ष्य जो है बहुत ये जरूर संभव है। इसमें राज्य सरकारों ने भी मुझे विश्वास दिलाया है कि वो भी इसमें पूरा सहयोग करेंगी। एक सरकार ने पावर फॉर ऑल 24/7 से मंजूरी नहीं दी थी और वो बड़ी प्रमुख सरकार थी उत्तर प्रदेश की, और लगभग आधी जनसंख्या जिनको बिजली का लाभ नहीं मिला है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है लगभग। तो मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के बाद जिस उत्साह से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस विषय में चिंता कर रहे हैं, श्रीकांत शर्मा जी चिंता कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अब पूरे देश में हम 2018 के अंत तक, 2019 तक पूरे देश में सभी को बिजली पहुंचा पाए। यानी 2019 में जब ये सरकार चुनाव में जाएगी तो एक बड़ा जो उपलब्धि होगी ये होगी कि हर घर में बिजली। भाई साहब, इसको चुनाव से मत जोड़िए। आखिर हमने तो 2022 का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये संवेदना का विषय है। क्या इस गांव के गरीब को आज भी बिजली से वंचित रहना पड़ेगा? क्या जो विद्यार्थी गांव में रहता है, एक गरीब घर में पैदा होता है, उसका ये अधिकार नहीं है कि उसको भी बिजली मिले, वो भी अच्छी तरीके से पढ़ लिख के आगे चल के देश का नागरिक बन सके, उसको भी नौकरी का साधन मिले, वो भी अपना कुछ कारोबार कर सके।
मैं समझता हूं ये सिर्फ संवेदना का सवाल है। तो क्यों 22, क्यों ना हम और जल्दी करें, ये हमारी कल्पना है, इसमें कोई चुनाव से हमने इसको जोड़ा नहीं। लेकिन पीयूष जी, जब आप कहते हैं कि और अगर जो गांव के विद्युतीकरण की जो बात है, अगर हर देखें तो हर रोज करीब करीब 5-6 गांव का विद्युतीकरण हो रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट से कहती है या फिर कुछ आपके विरोधी ये कहते हैं कि भाई गांव में सिर्फ खंबे पहुंचा दिए गए हैं, बिजली नहीं पहुंचाई और ये सिर्फ कागजों पर हो रहा है। तो जब विरोधी इस तरह से कहते हैं तो आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, पहले तो एक जमाना था जब ये सब काम सरकारी फाइलों में रहता था, सरकारी दस्तावेज में। आपको राइट टू इंफॉर्मेशन में जाना पड़ता था, अगर कुछ जरा भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें भी बहुत चुनौतियां थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पारदर्शिता की, मैं समझता हूं, हाइट ऑफ ट्रांसपेरेंसी अचीव की है। हर एक काम जनता के समक्ष रखना। हमने तो मोबाइल ऐप्स में पूरी डिटेल्स के साथ, कौन सा गांव, किस दिन, उसकी फोटोग्राफ, कौन अधिकारी ने उसको अप्रूव किया है, किसने सर्टिफाई किया है, ये सब जानकारियां जनता के बीच है। इसी में से हम चाहते हैं कि आप जैसे मीडिया के बंधु, सामान्य नागरिक भी हमारे काम की निगरानी करें, देखे भाई वास्तव में कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। उसी में से कुछ कमियां भी बाहर आती हैं, उन कमियों पे हमें दुरुस्त करने का मौका मिलता है। मैं समझता हूं ये जो हमने पारदर्शिता से डेटा शेयरिंग का काम शुरू किया, उससे ईमानदारी भी बढ़ी है, भारत भ्रष्टाचार मुक्त होते जा रहा है। जो जनता को कठिनाइयां इस विषय में रहती थी वो सरल होती जा रही हैं, कठिनाइयां मुक्त होते जा रही हैं। और आप अगर देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत ने बहुत बड़े रूप में प्रगति की है। कहाँ हम शायद 150 नंबर पे होते थे, आज के दिन वो 27-28 नंबर पे आके रह गए। तो मेरे हिसाब से ये पारदर्शिता का जो हमने रास्ता अपनाया है, उसके कारण वास्तव में इसकी संभावनाएं लगभग खत्म होती जा रही। बहुत सारे ऐप्स आप लेकर आए इसीलिए पारदर्शिता के लिए। और पहले बिजली को लेकर के पता नहीं चलता था, लोग बिजली दफ्तर में फोन करते थे कब बिजली आ रही, कब जा रही। तो इसके पीछे दरअसल क्या है कि लोगों को एम्पावर करना, क्योंकि पावर की बात है तो लोगों को भी एम्पावर होना चाहिए। एग्जैक्टली, नॉलेज इज पावर। आज के दिन आपके घर में अगर कोई प्लान्ड मेंटेनेंस भी हो आपके क्षेत्र में और फीडर बंद होने वाला हो 3 घंटे के लिए, हो सकता है सब स्टेशन में रिपेयर हो, कुछ ट्रांसफार्मर चेंज हो, कुछ हो, अगर आपको पहले से पता हो कि इस समय से इस समय बिजली नहीं आएगी, तो आपकी धर्मपत्नी शायद अपना किचन का काम समय पे कर लेगी, पानी पंप करके अपने घर में रख लेंगी। आप तैयारी कर सकते हो कि भाई बच्चे को बोल दो कि भाई इस समय नहीं रहेगी बिजली, तो तू खेलने उस समय चले जाना, लेकिन बाकी समय बिजली है, अपनी पढ़ाई कर ले। एक प्रकार से जीवन ऑर्गेनाइज हो जाता है। मैं मुंबई से आता हूं, मुंबई में तो हमने 24 घंटे बिजली बचपन से देखी है। हमारे यहाँ तो इन्वर्टर क्या होता है, जनरेटर, डीजी सेट क्या है, वो तो हमें पता ही नहीं है। शायद मैं तो कई बार मजाक में कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा ये रही होगी कि तूने स्वाद लिया है मुंबई में, अब पूरे देश को वो स्वाद मिलना चाहिए। बिल्कुल, मुंबई के लोग दिल्ली आते थे, उत्तर प्रदेश जाते थे तो कहते हैं अरे पावर कट क्या होता है, इस तरह की चीज होती थी। लेकिन पीयूष जी, अभी भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर विदेशी मीडिया की बात करें, वो अभी भी कहते हैं कि भारत में 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन तक जो है बिजली नहीं पहुंची, और इन तक बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती है। तो क्या अभी भी चुनौती है इतनी बड़ी? देखिए, पहली बात तो 30-40 करोड़ का आंकड़ा एकदम बेबुनियाद है। 2011 के सेंसस में जरूर कुछ आंकड़े आए थे और उन आंकड़ों पे हमने काम करके वो आंकड़े भी लगभग आज के दिन आधे रह गए हैं। 3 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए हैं, वो आधे हो गए हैं वो आंकड़े। एक हमने सभी राज्यों से फीडबैक और डेटा लिया तो लगभग 4.5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो 30-35 लाख घर ऐसे निकले जहां पे रिपोर्ट किया राज्यों ने कि बिजली नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं है। तो मैंने तो उसको चुनौती बना लिया कि हमें इन सब घरों तक बिजली पहुंचानी है। और मेरी पिछली 2 पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, एक वडोदरा में हुई पिछले वर्ष के अंत में, एक अभी अभी दिल्ली में हुई पिछले हफ्ते, पूरा फोकस अधिकांश रहा कि हर घर तक बिजली पहुंचाना। आपको जान के हैरानी होगी, इसमें से जब उत्तर प्रदेश का सरकार परिवर्तन हुई और पावर फॉर ऑल डॉक्यूमेंट के हमने काम शुरू कर दिया और लगभग दिनों रात बैठ के उसको 1 महीने के अंदर पावर फॉर ऑल डॉक्यूमेंट 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर जी के जन्मदिन पर हमने उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी,
लगभग 84 लाख घर इसमें मात्र उत्तर प्रदेश में ऐसे मिले जहां पे बिजली का कनेक्शन है लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं है। उसको अब हम फॉर्मलाइज करने के लिए हमने एक एमनेस्टी स्कीम निकाली है कि कोई पोस्टमार्टम नहीं करेगा, कोई पीछा तिया पाचा नहीं करेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आओ, आप बिजली का कनेक्शन अप्लाई करो, तुरंत वैध कर दिया जाएगा, लीगल कर दिया जाएगा और आगे से आप अपना बिल बजाय के रिश्वतों में देने के सरकारी खजाने में डिजिटली पे कर दो। मैंने एक रफ अंदाजा लगाया कि समझो ये 84 लाख के 84 लाख गरीब घर हो, थोड़ी सी मात्रा उसकी बिजली की कंजम्पशन हो, तो भी एट अ बेस लेवल 200 रुपए महीना की खर्चा होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, 2000 करोड़। और ये AT&C लॉस फलाना डिमका में दिखाया जाता था। उसके कारण जो ईमानदार लोग नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में, लखनऊ में, कोई शायद पडरौना के गांव में रहते हो, कोई बलिया के गांव में रहते हो, कोई बुंदेलखंड में रहते हो, उन गरीबों के ऊपर इसका बोझ पड़ता है। आखिर ये चोरी का बोझ कोई तो ईमानदार भरता है। आपने जब ये राज्यों के मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस की बात की तो उसमें आपने एक बात और अभी कही थी। आपने कहा था कि राज्यों को इस पर तवज्जो, मैं दो बिंदु पर आता, 2 बिंदु आपने कही कि एक तो कहा राज्यों को तवज्जो देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि राज्य सरकारें, बहुत सारी राज्य सरकारें अभी भी बिजली जैसे, ऊर्जा जैसे क्षेत्र को उतनी तवज्जो नहीं दे रही थी, इसलिए आपको कहना पड़ा। और दूसरी बात आपने कहा फाइनल पुश देना है 24 घंटे 7 दिन, उसके लिए अगले 3-4 महीने काम करना पड़ेगा। तो इन दो चीजों को कैसे डिफाइन? इसमें 3-4 महीने का मैं जो है वो पहले क्लियर कर दूं। बेसिकली बारिश आ जाती है तो मई, जून और कुछ जुलाई का अंश ऐसा रहता है जब आप तेज गति से काम कर सकते हो। फिर बारिश में कई ऐसे इलाके, अब बिहार में काम रुक जाते हैं, असम में रुक जाते हैं बारिश के दिनों में, नॉर्थ ईस्ट पूर्वांचल में दिक्कत होती है। तो मैंने ये बात रखी थी कि जहां जहां हो सके ये जून आखिरी तक एक पुश देके थोड़ा और तेज गति से काम हो जाए और फिर सितंबर के बाद तो फिर पूरे फुल स्विंग काम हो गई। पर जहां तक तजब्बो देने की बात है, आज भी ऐसे कई प्रदेश थे जहां पे इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, इसको तेज गति से नहीं लिया जा रहा था। कुछ ऐसे प्रदेश थे जहां पे हमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। अब मिजोरम, मेघालय में तो हमारे अधिकारी हाथ पैर मार के थक गए। फाइनली फिर मुझे किरण रिजिजू की हेल्प लेनी पड़ी, गृह मंत्री की, वहां से आते हैं। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्री से बात करके अब दोनों राज्य भी इसमें आ गए। कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत इस प्रकार की समस्याएं थी। घरों तक बिजली पहुंचाने का जो काम है अब लगभग सब राज्य सरकारों के ध्यान में आ गया है कि अब जनता शांत नहीं रहेगी, ये हमें काम करना पड़ेगा। हाँ, और रहनी चाहिए एकदम। मैं समझता हूँ ये भूख ही हम इस देश को आगे लेके जाएगी। ये जो एस्पिरेशनल इंडिया है, जो युवा युवतियों में जो एक उम्मीद है कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे, वो ही इस देश को एक तेज गति देगी। तो अब उदय पे सभी ऑन बोर्ड, सभी राज्य आ गए कि अभी भी उदय पे लोग? मुझे बड़े दुख से आपके साथ शेयर करना पड़ता है कि अब एक राज्य रह गया है, पश्चिम बंगाल। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों अपनी जनता को उदय का लाभ नहीं देना चाहते। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विकास जैसी चीजों में, जनता की सेवाओं में, जनता को उपलब्धियों देने में भी क्यों पश्चिम बंगाल और वहां का नेतृत्व राजनीति को जोड़ रहा है। आपने बात की ममता जी से? मेरी तो कई बार चर्चा हो चुकी है, लगभग 1.5-2 वर्ष से ये चर्चा चल रही है, और उनके मंत्रियों से चर्चा होती है। अभी भी पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में मैंने दरख्वास्त की कि भाई जो चीजों में लाभ मिल सकते हैं उसमें आप क्यों राजनीति जोड़ रहे हो। और मुझे विश्वास है कि अभी भी शायद कुछ पुनर्विचार होगा पश्चिम बंगाल में। हम कभी भी केंद्र सरकार में विकास के मुद्दों पे, जनता की सेवा के मुद्दे पे हमने कभी राजनीति नहीं की। हर राज्य को सामान्य दृष्टि से देखा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप 3 वर्ष का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार थी पहले, चाहे बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार हो, हमने कभी किसी सरकार के साथ राजनीतिक कारणों से भेदभाव नहीं किया। सभी को सामान्य अवसर मिले, सभी को सुविधाएं मिले। आखिर मेरा लक्ष्य तो जनता है। माध्यम क्या होगा, कौन सी सरकार होगी, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा केंद्र बिंदु
जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिशा दी थी, जिस प्रकार से उनकी विचारधारा में अंत्योदय को केंद्र बिंदु बनाया गया, गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन में सुधार हो, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है उसका जीवन कैसे सुधरे, वो मेरी प्राथमिकता है। बिल्कुल। तो पीयूष गोयल जी का मानना है कि अभी भी उदय पे सिर्फ पश्चिम बंगाल एक राज्य है जो थोड़ा सा जो है उस पर अभी भी तैयार नहीं दिख रहा, लेकिन बाकी तमाम राज्य उदय पे ऑन बोर्ड आ गए और बहुत जल्द जो है देश में 24 घंटे हर घर को बिजली मिलेगी, ये सपना साकार होगा। कुछ और दिलचस्प बातें करेंगे पीयूष जी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति, जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, एमआरपी जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। मंत्री जी, डायरेक्ट इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। पीयूष जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले उत्तर प्रदेश की कई बातें की। आपका पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था उत्तर प्रदेश का, बड़ी उस पर चर्चा हुई। लोग कहते थे कि भाई पीयूष जी तो मतलब बहुत नरम दिल और बहुत ही प्यार से बात करने वाले, लेकिन वो आपकी वीडियो थी जिसमें आपने अधिकारियों को एक तरह से बड़ी चेतावनी दी कड़े शब्दों में, और एक डेडिकेशन भी दिखा कि भाई बिजली को लेकर के चोरी ना हो और बिजली को लेकर जो प्रॉब्लम है, क्यों जरूरत पड़ी आपको उस तरह की? वास्तव में कोई कल्पना नहीं थी ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये कहाँ से बात वायरल हो जाती मुझे मालूम भी नहीं है। ऐसा हुआ था कि क्योंकि नई सरकार बीजेपी की आई थी तो उत्साह था, और हमने तय कर दिया था 14 अप्रैल को हम पावर फॉर ऑल डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में तय होगा, साइन होगा। तो दोनों राज्य सरकार के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे थे, मतलब कोई सैटरडे नहीं, संडे नहीं, छुट्टी नहीं। तो शायद रविवार का दिन था या शनिवार था, मुझे याद नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी मुझे मिलने आए थे मेरे मंत्रालय में, मैं भी काम कर रहा था। तो बातचीत में मैंने कहा कि दोनों आपके और मेरे अधिकारी काम कर रहे हैं, चलो एक बार उनको जाके प्रोत्साहन कर देते हैं कि आप छुट्टी पे भी काम कर रहे हो, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो वास्तव में तो हम दोनों ऐसे ही उठ के मेरे दफ्तर से पहुंच गए थे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऑफिस, जहां सभी अधिकारी काम कर रहे थे। मेरा परिचय हुआ उनके अधिकारियों से, राज्य सरकार के जो ऊर्जा विभाग के अधिकारी आए थे। परिचय के बाद मैं उन्हें समझा रहा था कि देखिए, एक पुरानी व्यवस्था चलती थी, अब उस पुरानी व्यवस्था को छोड़िए, भूल जाइए। अब ये नए रूप से आपको सरकार के मुलाजिम होते हुए काम करना पड़ेगा, और अब भ्रष्टाचार मुक्त होगा उत्तर प्रदेश। अब पुरानी जो चीजें थी, कभी अलग अलग कहानियां हम सुनते हैं कि वो ऊपर तक जाता था भ्रष्टाचार और ये फलाना ढिमका, मैंने कहा वो सब भूल जाओ। अब एक नए प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टाइल में काम होगा, और उसमें भ्रष्टाचार का कोई जगह नहीं है।
तो मैं तो वास्तव में सिर्फ एक उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और नई दिशा देने के लिए उनको बात कर रहा था। उसमें मेरे से ये बात भी निकल गई, क्योंकि थोड़ा गुस्सा भी था कि किस प्रकार की बातें आती थी, कैसे लोगों को परेशान किया जाता था, कैसे अनाप शनाप लाइन्समैन एस्टिमेट देते थे कि 20,000 रुपए लग जाएंगे, 50,000 रुपए लग जाएंगे आपके यहाँ पे बिजली कनेक्शन देने के लिए। मैं खुद इस चीज का भोगी उत्तर प्रदेश। ट्रांसफॉर्मर बदलना होता था तो बोलते थे हमारे पास सुविधा नहीं है। गरीब बेचारे किसान ट्रांसफॉर्मर अपने टेम्पो या ट्रैक्टर में डाल के लेके जाते थे, वहां पे पता नहीं कितने घंटों बैठ के शायद रिश्वत दे के ट्रांसफॉर्मर आता था, लगता था, और उस सब में उसके खेत में कितना नुकसान होता था। तो गरीबों की, किसानों की कोई सुनवाई नहीं थी और मनमर्जी से काम चलता था। मैंने सिर्फ इतना उन सबसे कहा कि या तो नई व्यवस्था में आप काम करिए, और मोदी जी के सरकार में, योगी जी की सरकार में किसी के लिए कोई जगह नहीं है अगर वो इस ईमानदार रास्ते पे नहीं काम कर सकते। मैं तो सिर्फ उतना सिर्फ मैसेज देने की कोशिश की थी। अच्छा, ये जो पावर मिनिस्ट्री की जो पिछले कुछ 3 साल की जो उपलब्धि है, क्या उसमें एक बड़ा कारण ये भी आप मानते हैं कि उससे पहले हम देखते थे कि अलग अलग मंत्रालय थे, कोयला मंत्रालय अलग था, अक्षय ऊर्जा अलग था, और ऊर्जा मंत्रालय अलग था, एक नई सोच के साथ, ताकि समन्वय रहे एक साथ सब मंत्रालय को। अशोक जी, अगर आप मुझे पूछें कि कुछ मात्रा में हमारी सफलताएं जो हुई हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय कोई एक मुद्दे को देना हो तो मैं समझता हूं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता थी। उनका ये एक व्यापक सोच थी, उनकी विजन थी कि पावर मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है, वो रोती रह रही है कि कोयला नहीं मिलता, कोयला मंत्री अलग हिसाब से काम कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देना है, लेकिन वो पूरे समय पावर मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस और पावर मिनिस्ट्री के पॉलिसीज के ऊपर निर्भर है। ये जो एक अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में खींचातान चल रहा था, जिसकी वजह से भारत का ऊर्जा क्षेत्र तेज गति से प्रगति नहीं कर पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये विजनरी थिंकिंग थी कि उन्होंने इन तीनों मंत्रालय को एक रूफ में डाल के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति को देके मुझे जिम्मेदार ठहराया कि अब परफॉर्म करो, अब बहानेबाजी नहीं चलेंगे, और तीनों मंत्रालय के स्टाफ को, ऑफिसर्स को अब महसूस हो गया कि अब एक दूसरे पे ढकल नहीं सकते, ढकलेंगे तो खुद के ऊपर ही आएंगे। तो ये जो उनकी एक मास्टर स्ट्रोक मैं कहूंगा, उसके कारण आज ये सफलता में तेज गति आ सकी। एक कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री, अक्सर खबरें आती है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों से, सांसदों से रिपोर्ट कार्ड लेते हैं, और लोगों को अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, मंत्रियों को भी अकाउंटेबल होना चाहिए। ये भी एक बड़ी कारण है कि सब लोग, आप सब लोग टो पे रहते हैं, हालांकि इसके कारण दबाव भी रहता होगा। जरा भी दबाव नहीं है। मैं समझता हूं इस देश ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पे जो विश्वास किया है, जिस प्रकार से अभूतपूर्व हमें समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी उसी उत्साह से जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो आप सभी ने सुना भी होगा कि सीधा रहता है कि आप जितना काम करोगे मैं उससे 1 घंटा अधिक ही काम करूंगा, कम नहीं करूंगा। तो अगर नेता इतना उत्साह हो, नेता में इतनी प्रतिबद्धता हो और नेता इतने मेहनत करता हो, तो हम सब कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, तो हमारे कलीग्स का भी, मंत्रालय में सब ऑफिसर्स का भी उत्साह बढ़ता है। तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में, दिस स्पिरिट इज इन्फेक्शुअस व्हेन द लीडरशिप इज सो कमिटेड टू सर्विंग द पीपल। जब लीडरशिप में इतनी चिंता हो जनता की, तो वो चिंता जरूर हम पे भी थोड़ी रब करती है। उनके ऊपर जो जनता को विश्वास है, तो हमारा दायित्व बनता है कि उस विश्वास को हम टूटने ना दें। फिर हमारे अधिकारियों में भी उत्साह आता है, जब अधिकारियों को भी पता है कि यहाँ पे अदर देन परफॉर्मेंस और कोई एक्सट्रेनियस उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, फिर वो परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। तो ये एक प्रकार से एक चेन हो जाती है। पीयूष जी, जो अक्षय ऊर्जा की बात करें, क्लीन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो जा रही है, क्लीन एनर्जी पे भी थोड़ा सा बात करना चाहूँ, क्योंकि भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, और हम देख रहे हैं कि सोलर के क्षेत्र में और विंड एनर्जी में जो रेट लगातार कम हो रहे हैं, जो परफॉर्मेंस हो रहा है,
क्या वो भी एक बड़ी उपलब्धि आप मानेंगे इस सरकार की 3 साल की? अवश्य। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस विषय को तेज गति दी है, जिस प्रकार से उन्होंने इसको, और मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, हमारे ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता नहीं है। वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू एनीबडी इन द वर्ल्ड टू डू व्हाट वी आर डूइंग। ये जो कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा का, साफ सुथरी बिजली के स्रोतों को प्रोत्साहन देने का, इस देश को प्रदूषण से बचाने का, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है, अटूट विश्वास, अटल विश्वास है। प्रधानमंत्री जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, ये कोई और देश कह रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे। तो इतनी इनकी व्यापक सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि अलग अलग पहलू को सोच के वो रास्ता निकालते हैं। मैं एक दिन गया था कि सर ट्रांसमिशन लाइन लग जाती है, बड़ी महंगी ट्रांसमिशन लाइन लगती है, लेकिन 16-18% सौर ऊर्जा बनती है, बाकी लाइन खाली रहती है। तो कोई सोचा नहीं, कोई इसके ऊपर गहरा चिंतन नहीं किया। तुरंत उनके मुंह से निकला कि फिर इसको हाइब्रिड क्यों नहीं सोचते हो, विंड और सोलर का हाइब्रिड करो, तो लगभग 60%, 50% यूज होने लग जाएगी आपकी ट्रांसमिशन लाइन। तो ही कम्स अप विद आइडियाज। इसको अंग्रेजी में एक शेर है कि ही थिंक्स ऑन हिज फीट, लिटरली ऑन द स्पॉट उनको आइडिया क्लिक करता है। तो हमको तो वास्तव में बहुत लाभ मिलता है उनके सोच का, उनके नए आइडियाज का। और जहां तक निगरानी की बात है, मैं समझता हूं एक अच्छा लीडर वही होता है जो देखते रहे कि काम ठीक हो रहा है, और अगर काम ठीक हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी कभी पूछते नहीं है। जब काम में कुछ उनको कमियां महसूस होती है तो जरूर उनका अधिकार है, और उनका जनता के ऊपर, जनता ने जो विश्वास रखा है तो उनको निगरानी रखनी पड़ेगी पूरे। पीयूष जी, एक आखिरी बात आपसे, थोड़ा सा इससे हट के मैं बात करूंगा कि आपके पिताजी वेद प्रकाश गोयल जी बीजेपी के बहुत समय तक वरिष्ठ नेता के तौर पर रहे। वो उस दौर के थे जब वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का दौर था। आप इस दौर के हैं जब मोदी जी का दौर है। आप व्यवस्था के बार बार आपने कहा कि मोदी जी का टाइम है, ये तो पहले जैसा नहीं चलेगा। आप उस दौर को, कि आपने वो दौर भी करीब से देखा था, कैसे आप देखते हैं इन दोनों दौर को? एक तो दोनों समय विकास सरकार की प्राथमिकता रही थी। आप उस समय भी देखेंगे कनेक्टिविटी, जिस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी बढ़ी, रोड कनेक्टिविटी बढ़ी, जिस प्रकार से उस समय भी शॉर्टेजेस को सरप्लस में कन्वर्ट किया। अगर आप याद करें, एलपीजी ऑलवेज शॉर्टेज रहती थी, ब्लैक में मिलता था। राम नायक जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, शायद वाजपेयी जी के पहले 1.5-2 साल में ही शॉर्टेजेस खत्म होकर सरप्लस हो गई। मोदी जी सरकार में आए, बिजली की शॉर्टेज समाप्त, कोयले की शॉर्टेज समाप्त, यूरिया की शॉर्टेज समाप्त। तो दोनों की प्राथमिकता अंत्योदय, प्राथमिकता विकास, प्राथमिकता देश का एक उज्जवल भविष्य, प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे देश का नाम रोशन हो, उज्जवल हो, उसमें दोनों की सामान्य था। काम करने के ढंग में अपना अपना स्टाइल होता है। अटल जी का एक था, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक है। आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो हम सब नौजवान, आपके जैसे जो आज स्कूल कॉलेज से निकल के आते हैं सब बच्चे, आज की पीढ़ी के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक तरीका है, सीधा संवाद, मन की बात से सीधा जनता के बीच में उनकी जो आज की लोकप्रियता है, ऐसा शायद ही कभी इस देश में हुआ हो। जिस प्रकार से उन्होंने अटैक किया कि एकदम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हर चीज को ट्रांसपेरेंट, हर चीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिडिंग हो, नीलामी हो, जो नई नई चीजें, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट के पीछे जो फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और जो इनके मन में अर्जेंसी ऑफ एक्शन है, स्पीड, स्किल, स्केल, आपने पहले चुनाव के पहले भी सुना होगा, उसको एक्चुअली कार्यान्वित किया। कोई प्रोग्राम ले लो, एलईडी प्रोग्राम, तो भाई 6 लाख बल्ब नहीं साल में बिकेंगे, 6 लाख बल्ब रोज बिकेंगे। स्केल ही बढ़ा दिया, और उसकी वजह से लाभ मिला जनता को। बिल्कुल, और ऊर्जा मंत्रालय भी बहुत तेजी से काम कर रहा है, और उम्मीद करेंगे आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को आप समय से पहले हासिल करें। लक्ष्य तो माननीय प्रधानमंत्री जी निर्धारित करते हैं, हम उसको पालन करने में लगे हैं, और लक्ष्य को उससे समय से पहले अचीव कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।